नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है कि कश्मीर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके एक बेटा था जिसकी शादी हो गई थी। वो ब्राह्मण अंधा था, इसलिए अपनी रोटी पानी के लिए अपने बेटे पर ही निर्भर करता था। रोज सुबह वो नौजवान भीख मांगने के लिए घर से बाहर निकल जाता और जो कुछ भी उसको भीख में मिलता, शाम को घर में चारों बैठकर खा लेते। कुछ दिन तक तो ये सब चलता रहा, पर फिर वह नौजवान अपनी इस अपमान भरी जिंदगी से तंग आ गया। उसने किसी दूसरे देश में जाकर अपनी किस्मत आजमाने की सोची। उसने अपनी पत्नी को ये बात बताई और कहा कि वो किसी तरह से कुछ महीने तक उसकी गैर हाजिरी में अपना काम चला ले। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने उसको ये भी समझाया कि उसके पीछे से उसको मेहनत से काम करना चाहिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसके माता पिता नाराज हो जाएं और उसको श्राप दे दें। ऐसा सोचकर उसने एक दिन गठरी में अपने लिए कुछ खाना बांधा और घर से चल दिया। वह कई दिनों तक चलता रहा, जब तक कि वह बराबर वाले देश के एक बड़े शहर में नहीं पहुंच गया। वहां जाकर उसने एक दुकान पर जाकर उससे भीख मांगी। दुकानदार ने उनसे पूछा, तुम यहाँ कब आए, क्यों आए और तुम्हारी क्या जाति है? ब्राह्मण ने जवाब दिया कि वह ब्राह्मण है और अपने माता पिता और पत्नी के लिए खाना ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रहा है। दुकानदार को उसकी कहानी सुनकर उस पर दया आ गई, सो उसने उसको एक सलाह दी कि वो उस देश के दयालु राजा से जाकर मिले। वो उसकी कुछ सहायता जरूर करेंगे। यही नहीं, वो उसके साथ राजा के दरबार तक जाने के लिए भी तैयार हो गया। उसी समय इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि राजा को एक ब्राह्मण की जरूरत थी, जो उसके सोने के मंदिर की देखभाल कर सके। यह सोने का मंदिर उसने तभी हाल ही में बनवाया था, और जब उसने ये सुना कि वह ब्राह्मण भला और ईमानदार था, तो वो बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत ही उस ब्राह्मण को अपने उस मंदिर का मालिक बना दिया और उसके लिए 50 खरवार चावल और 100 रुपए साल के निश्चित कर दिए। ब्राह्मण के घर छोड़ने के 2 महीने बाद भी जब ब्राह्मण की पत्नी को उसके बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिला, तो वो बहुत ही दुखी हो गई और उसकी खोज में निकल पड़ी। खुशकिस्मती से वो भी वहीं पहुंच गई जहां वो ब्राह्मण रहता था। वहां जाकर उसने सुना कि रोज सुबह राजा के सोने के मंदिर में एक अशर्फी उस देश के रहने वाले भिखारी को दी जाती थी, जो भी उसको मांगने वहां जाता था। सो अगले दिन वो सुबह सुबह उसको लेने के लिए सोने के मंदिर गई, तो वहां उसको उसका पति मिल गया। उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमने मेरे माता पिता को वहां अकेले क्यों छोड़ दिया? क्या तुमको इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि वो मुझे श्राप दे देंगे और मैं मर जाऊंगा? तुम तुरंत ही घर वापस चली जाओ और वहीं मेरा इंतजार करो। इस पर उसकी पत्नी बोली, नहीं नहीं, मैं खुद को और तुम्हारे माता पिता को भूख से मरते देखने के लिए वहां नहीं जा सकती। घर में चावल का एक दाना भी नहीं है। इस पर ब्राह्मण बोला, हे भगवान, ठीक है, तुम ये लो। ये कहकर उसने एक कागज पर कुछ लाइनें लिखी और वह कागज उसको थमा दिया और बोला, इसे ले जाकर राजा को दे देना। हो सकता है कि वो तुमको इसके बदले में 1 लाख रुपए दे दे। ऐसा कहकर उसने अपनी पत्नी को वहां से भेज दिया। उस कागज के टुकड़े पर 4 सलाहें लिखी हुई थी। पहली सलाह, अगर कोई आदमी यात्रा में हो और रात को किसी अजनबी जगह पर पहुंच जाए, तो उसको वहां ठहरने के मामले में सावधान रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो उसे मार दें। दूसरी सलाह, अगर किसी को किसी चीज की जरूरत हो, तो पहले उसे अपने दोस्त को जांचना चाहिए। लेकिन अगर उसको किसी चीज की जरूरत ना हो, तो उसको अपने दोस्तों को अपने आप को जांचने नहीं देना चाहिए। तीसरी सलाह, अगर किसी आदमी ने अपनी बहन की शादी कर दी है और अगर वो उससे मिलने के लिए बड़ी ही शान और शौकत से जाता है, तो वो उसका इस तरह से आवभगत करेगी कि जैसे उससे उसको कुछ लेना हो। लेकिन अगर वो गरीब हालत में जाता है, तो वो उस पर नाराज होगी और उसको पहचानेगी भी नहीं। चौथी सलाह, अगर किसी आदमी को कोई काम करना है,
तो उसको वो अपने आप ही करना चाहिए, अपनी पूरी ताकत से करना चाहिए और बिना किसी डर के करना चाहिए। इस सलाह वाले कागज को लेकर वो ब्राह्मणी अपने घर चली गई। वहां जाकर उसने अपने सास और ससुर को अपने पति से मिलने की बात बताई और बताया कि उसके पति ने उसको कितना कीमती कागज दिया है। लेकिन राजा के सामने वो खुद नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने अपने एक जानने वाले को वहां भेज दिया। राजा ने वो कागज पढ़ा और उस कागज के लाने वाले को कोड़े से मारने का हुक्म दिया और उसे वहां से भगा दिया। अगली सुबह ब्राह्मणी ने वो कागज लिया और दरबार की तरफ चल पड़ी। जब वो दरबार की तरफ जा रही थी तो वो उसको पढ़ती जा रही थी। रास्ते में उसको राजा का बेटा मिल गया, तो उसने उससे पूछा कि वो क्या पढ़ती जा रही है। उसने कहा कि वो एक ऐसा कागज पढ़ रही है जिसमें कुछ सलाह लिखी हुई थी, जिसके लिए उसको 1 लाख रुपए चाहिए थे। राजकुमार ने उसको ये कागज उसको दिखाने के लिए कहा। ब्राह्मणी ने उसको वो कागज दे दिया। उस कागज को पढ़कर उस राजा के बेटे ने उस ब्राह्मणी को पैसों के लिए परवाना लिख दिया और आगे बढ़ा दिया। बेचारी गरीब ब्राह्मणी ने उस राजा के बेटे को बहुत धन्यवाद दिया। उस दिन उसने अपने घर के लिए इतना सारा सामान खरीद लिया जो उनकी जिंदगी भर के लिए काफी था। शाम को राजकुमार ने पिता से एक स्त्री से अपनी मुलाकात के बारे में और उससे एक कागज खरीदने के बारे में बताया। उसने सोचा कि उसके पिता उसके इस काम में बहुत खुश होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजा तो ये सुनकर उससे बहुत क्रोधित हो गया और उसको अपने देश से बाहर निकाल दिया। उफ, सारा शाही राजघराना कितना दुखी हुआ जब उन सब ने राजा का ये बेरहम हुक्म सुना कि उसने राजकुमार को देश से निकाल दिया है, क्योंकि राजकुमार तो सबका प्यारा था और उन सबको उससे बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें थी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो उस राजगद्दी का वारिस था। लेकिन राजा का हुक्म तो हुक्म था, सो तुरंत ही बजा लिया गया। राजकुमार ने अपनी माँ को, संबंधियों को, दोस्तों को, सबको विदा कहा और अपने घोड़े पर सवार होकर घर से निकल पड़ा। कहाँ किधर ये तो उसको भी नहीं पता था। रात होते होते वो एक जगह आ पहुंचा जहां उसको एक आदमी मिला। उसने उसको रात को ठहरने के लिए जगह दी। उस आदमी ने उसका राजकुमार की तरह स्वागत किया। उस आदमी ने उसके सोने के लिए एक चटाई बिछा दी और उसको बहुत ही बढ़िया खाना खिलाया और रात को उसकी बेटी ने उसकी सेवा की। फिर राजकुमार ने सोचा कि उसे उस कागज पर लिखी हुई पहली सलाह पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं ये आदमी रात को मेरे साथ क्या करे। मुझे आज की रात सोना नहीं चाहिए। मन में ऐसा सोचकर वो लेट तो गया, मगर सोया नहीं। बीच रात में उस आदमी की बेटी उठी और अपने हाथ में तलवार लेकर राजकुमार को मारने के इरादे से उसके पास गई। राजकुमार तो सोया तो नहीं था, तो वो उठकर बैठ गया और तलवार के वार से बच गया। फिर उसने तलवार पकड़ ली और बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, या फिर मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ना चाहता हूं जो तुम मुझे मारने चली हो। अपनी तलवार संभाल कर रख लो, ताकि तुम्हें उससे बाद में कोई परेशानी ना हो, जैसे कि उस राजा को हुई थी जिसने गलती से अपने तोते को मार दिया था। लड़की बोली, कौन से राजा, कौन सा तोता? राजकुमार बोला, तो लो सुनो ये कहानी। एक बार की बात है कि एक राजा था जिसके पास एक बहुत ही सुंदर तोता था। वो उसको बहुत प्यार करता था। ये तोता राजा के हरम में रहता था और राजा अपनी रानियों से बात करने से भी पहले उससे बात करता था। एक बार उस तोते ने राजा से 1 महीने की छुट्टी मांगी, क्योंकि वो अपने बेटे की शादी करने के लिए जाना चाहता था। राजा ने उसे छुट्टी दे दी और वो तोता अपने घर चला गया। घर जाकर उसने बड़ी ही धूमधाम से अपने बेटे की शादी की और शादी के बाद वापस लौटने लगा। लौटते समय वो 2 पेड़ों की टहनियां तोड़कर लेकर आया, जिसमें से एक पेड़ के फल खाने से कोई भी जवान आदमी बूढ़ा हो जाता था और दूसरे पेड़ के फल खाने से कोई भी बूढ़ा आदमी जवान हो जाता था। उसने वो दोनों टहनियां बगीचे में बो दी और वो बढ़ने लगी। समय आने पर दोनों पेड़ों पर फल लगे।
पर जैसे ही वो पकने लगे कि उस देश में एक तूफान आया जिससे वो पेड़ नीचे गिर गए। एक बहुत बड़ा सांप भी तूफान के पानी के साथ साथ बहकर वहां आ गया। उसने अपना जहर उन पेड़ों की शाखाओं पर बिखेर दिया, जिसका किसी को भी पता नहीं चला। तूफान के जाने के बाद जब पानी उतर गया तो उन पेड़ों को फिर से लगा दिया गया। वो पेड़ फिर से लहलहा उठे और उनमें फिर से फल आ गए। समय आने पर उन पेड़ों के फलों को राजा के पास ले जाया गया। राजा ने उनमें से एक पेड़ के कुछ फलों को जांचने के लिए एक कुत्ते की तरफ फेंका। कुत्ता उनको खाते ही मर गया। ये देखकर राजा बहुत गुस्सा हुआ और ये सोचते हुए कि तोता उसके साथ मजाक कर रहा था, उसने उसको मारने का हुक्म दे दिया। तोते को तुरंत ही मार दिया गया। अगले साल उन पेड़ों पर फिर से फल आए। तब तक उस पेड़ के शाखाओं से सारा जहर निकल चुका था। एक दिन एक बूढ़ा उधर से गुजर रहा था कि उसे भूख लगी, सो उसने उस पेड़ से एक फल तोड़कर खा लिया। उसको खाते ही वो तो जवान हो गया। इस अजीब घटना की खबर उड़ते उड़ते राजा के कान तक पहुंची, तो उसने अपने एक नौकर को उस पेड़ के फल लाने के लिए कहा। राजा ने वो फल अपने बूढ़े वजीर को खाने को दिए। वजीर ने उन्हें जैसे ही खाया तो उनको खाकर वो वैसा ही जवान और ताकतवर हो गया जैसा कि लोगों ने उसे 50 साल पहले देखा था। जब राजा ने ये देखा तो वो अपने तोते के लिए बहुत दुखी हुआ और बहुत पछताया कि उसने उसको इतनी बेदर्दी से मरवा दिया था। वो तो उसके लिए कितने अच्छे फल की शाखा लेकर आया था। कहानी सुनाकर राजकुमार बोला, मुझे यकीन है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी। लड़की बोली, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी। जब तक राजकुमार ने अपनी कहानी खत्म की तब तक सुबह हो चुकी थी और घर के बाकी लोग भी जाग गए थे। इस तरह उस दिन राजकुमार की जान बच गई। इसके तुरंत बाद ही सुबह को राजकुमार वहां से जाने वाला था, पर मकान मालिक ने उसको रोक लिया और उसको एक दिन और रुक जाने के लिए कहा कि वो अगले दिन चला जाए। सो उस दिन फिर वो वहीं रुक गया। पिछले दिन की तरह ही उसका उस दिन भी खूब शानो शौकत से खातिर की गई। रात को उसे फिर से उसी कमरे में सोने के लिए भेज दिया गया। उस रात भी मकान मालिक की बेटी उसकी सेवा के लिए वहां आई। उस रात भी राजकुमार सोया नहीं, क्योंकि उसको डर था कि मकान मालिक की बेटी उसके साथ पता नहीं क्या करे। आधी रात को फिर वो लड़की उठी और हाथ में तलवार लेकर राजकुमार की तरफ बढ़ी। राजकुमार तो जागा हुआ ही था। वो तुरंत उठकर बैठ गया और बोला, मुझे मत मारो। मुझे मारने से तुमको क्या मिलेगा? अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम उसी तरह से पछताओगी जैसे कि एक आदमी अपने कुत्ते को मारकर पछताया था। उसने पूछा, कैसा आदमी? कौन सा कुत्ता? राजकुमार बोला, पहले तुम मुझे अपनी तलवार दो, तब मैं तुम्हें उसके बारे में सारी बात बताता हूं। सो उस लड़की ने उसे अपनी तलवार दे दी और राजकुमार ने अपनी कहानी शुरू की। एक बार की बात है कि एक शहर में एक बहुत ही अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास उसका एक पालतू कुत्ता था। अचानक वो अमीर व्यापारी बहुत ही गरीब हो गया और उसे उस कुत्ते को छोड़ना पड़ा। उसने अपने एक साथी व्यापारी से अपने कुत्ते के ऊपर 5,000 रुपए का कर्जा लिया और उससे एक नया काम शुरू किया। कुछ समय के बाद उसके साथी व्यापारी के दुकान में चोरी हो गई और चोर उसका सारा सामान चुरा कर ले गए। मुश्किल से 10-20 रुपए का सामान ही उसकी दुकान में बचा था। वफादार कुत्ते को सब पता चल रहा था कि वहां क्या हो रहा था। वो उन चोरों के पीछे पीछे दौड़ा। उसने वो जगह देख ली जहां उन चोरों ने वो चोरी का सामान छुपाया था और घर वापस आ गया। सुबह को जब व्यापारी सोकर उठा तो अपनी दुकान को खाली देखकर रो पड़ा। साथ में उसके घर वाले भी रोने लगे। व्यापारी तो बिल्कुल पागल सा हो गया था। उधर कुत्ता बार बार मालिक की कमीज और पजामा खींचता हुआ घर के दरवाजे के बाहर ले जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने मालिक को कहीं ले जाना चाहता हो। आखिर उसके दोस्त ने उसको सलाह दी कि ऐसा लगता है कि कुत्ता चुराई हुई चीजों के बारे में कुछ जानता है, सो उसके पीछे जाना चाहिए।
व्यापारी और उसके कुछ दोस्त उस कुत्ते के पीछे पीछे चल पड़े। कुत्ता उनको वहां ले गया जहां चोरों ने उसका माल छिपा रखा था। उस जगह आकर कुत्ते ने जमीन खुरचनी शुरू कर दी और भौंकना शुरू कर दिया और ये बताने की कोशिश करने लगा कि सामान यहाँ नीचे छिपा है। व्यापारी और उसके दोस्तों ने वहां जमीन खोदी और अपना सारा सामान पा लिया। उसमें से कोई भी चीज खोई नहीं थी। सब सामान ऐसा का ऐसा मिल गया। व्यापारी अपना सब सामान पाकर बहुत खुश हुआ। घर आकर उसने कुत्ते के कान में कुछ लिखकर एक कागज लपेटा और उसको उसके पुराने मालिक के पास भेज दिया। उसने उस कागज में लिखा था कि उसका ये कुत्ता बहुत ही वफादार है और इस वफादारी के फलस्वरूप वह उसका पहला 5,000 रुपए का कर्जा माफ करता है और इनाम के तौर पर 5,000 रुपए उसके लिए भेज रहा है। जब व्यापारी ने अपने कुत्ते को वापस आते हुए देखा तो उसने सोचा कि लगता है मेरा दोस्त अपना पैसा वापस मांग रहा है। मैं कहां से दूं उसको पैसा? मैं तो अभी तक अपने नुकसान की भरपाई ही नहीं कर पाया हूं। मैं ऐसा करता हूं कि जैसे ही ये कुत्ता मेरे घर आता है मैं इसको मार दूंगा और ये कह दूंगा कि इसको किसी और ने मार दिया है। इससे मेरा कर्ज ही उतर जाएगा और ना होगा कुत्ता और ना रहेगा कर्ज। ऐसा सोचकर वो घर के बाहर की तरफ दौड़ा और फिर उसने कुत्ते को मार दिया। तभी उसके दाएं कान से एक कागज नीचे गिर पड़ा। व्यापारी ने वो कागज उठाया और पढ़ा तो वो बहुत दुखी हो गया। राजकुमार बोला, इसीलिए संभल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें मेरी जिंदगी की कीमत अपनी जिंदगी देकर पछताना पड़े। जब राजकुमार ने अपनी कहानी खत्म की तब सुबह होने वाली थी। लड़की बोली, उफ, अब मैं क्या करूं? 1 घंटे बाद तो दिन निकल आएगा। मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि मैं तुमको यकीनन मार दूं और अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो वो मुझे मार देंगे। अब मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। राजकुमार बोला, मुझे अपने इस शापित घर से बाहर निकलने का रास्ता बताओ और मेरे साथ चलो। बाहर हमको कोई ना कोई घोड़ा जरूर मिल जाएगा। हम उस पर बैठकर जल्दी ही यहाँ से भाग जाएंगे। आओ, चलो मेरे साथ। 1 घंटे के अंदर अंदर ही जब तक घर के सब लोग सोकर उठे तब तक वो राजकुमार और वो लड़की दोनों घोड़े पर बैठकर बहुत दूर निकल चुके थे। वो चलते रहे जब तक कि वो राजकुमार के एक दोस्त के घर आ पहुंचे। उसने उन दोनों का अपने घर में स्वागत किया और 6 महीने तक अपने घर में उनको अपने भाई की तरह ही ठहराया। जब राजकुमार ने अपने मित्र से वहां से जाने की इजाजत मांगी तो उसने उसको जवाहरात, पैसे, घोड़े और सफर के लिए जरूरी सामान देकर विदा किया। वहां से चलकर राजकुमार अपने बहनोई के देश पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने एक जोगी का वेश बनाया और उसके महल के सामने ऐसे जाकर बैठ गया जैसे कि वो पूजा में लीन हो। उस जोगी की और उसकी पूजा की खबर राजा तक पहुंची। उसमें उसकी रुचि हो आई क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी। उसने उसके इलाज के लिए बहुत सारे हकीम और वैद्य बुलाए पर कोई भी उसको ठीक न कर सका। उसने सोचा कि शायद वह पवित्र आदमी उसको ठीक कर दे, इसलिए उसने अपने कुछ आदमी उसको महल में लाने के लिए भेजे। लेकिन राजकुमार ने यह कहकर महल के अंदर जाने से मना कर दिया कि वो एक जोगी है और उसकी जगह बाहर ही है। अगर राजा उससे मिलना चाहता है तो वो खुद आकर उससे बाहर मिले और साथ में अपनी पत्नी को भी ले आए। इसलिए राजा अपनी पत्नी को साथ लेकर उसके पास पहुंचा और उसे राजकुमार से मिलवाया। राजकुमार ने उसको अपने सामने लेटकर प्रणाम करने के लिए कहा। जब उसको इस हालत में लेटे हुए 3 घंटे हो गए तो उसने उससे उठने के लिए कहा और जाने के लिए कहा क्योंकि अब वो ठीक हो चुकी थी। रानी चली गई और शाम को महल में बड़ा हल्ला गुल्ला मचा क्योंकि रानी की मोती की माला खो गई थी और किसी को भी उसका कुछ पता नहीं था। काफी देर के बाद कुछ लोग वहां गए जहां रानी ने जोगी के सामने लेटकर उसको प्रणाम किया था। उनको वो माला वहीं पड़ी मिली। जब राजा ने यह सुना तो वो बहुत नाराज हुआ और उसने जोगी को फांसी की सजा का हुक्म सुनाया।
लेकिन इस शाही हुक्म को मानने से पहले ही राजकुमार ने उसको फांसी देने वाले आदमी को पैसे दिए और वो देश छोड़कर वहां से भाग गया। उस देश से निकलने के बाद उसने अपने कपड़े पहन लिए। एक दिन जब वो अपने कपड़े पहनकर घूम रहा था, तो उसने देखा कि एक कुम्हार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक बार हंसता था और एक बार रोता था। उसने उससे पूछा, अरे, ये क्या बात है कि आप एक बार हंसते हैं और दूसरी बार रोते हैं? अगर आपको हंसना है तो हंसिए और रोना है तो रोइए। इस पर कुम्हार बोला, तुम मुझे परेशान मत करो। तुम्हें इस बात से क्या लेना देना कि मैं क्या करता हूँ? राजकुमार बोला, माफ कीजिए, मैं इसकी वजह जानना चाहता हूँ। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो। इस पर कुम्हार बोला, बात यह है कि इस देश के राजा की एक बेटी है, जिसकी उसे रोज शादी करनी पड़ती है, क्योंकि रोज ही उसका पति उसके साथ रहने पर मर जाता है। इस तरह से करीब करीब सारे जवान लड़के मर गए हैं। अब हमारे बेटे की बारी भी जल्द ही आने वाली है। हम इस अजीब सी बात पर हंसते हैं कि एक कुम्हार के बेटे की शादी एक राजकुमारी से होगी, और इस शादी के भयानक परिणाम को सोचकर हम रोते हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। राजकुमार सोचते हुए बोला, ये तो हंसने की बात है ही, पर आप रोइए नहीं। आपके बेटे की जगह मैं ले लूंगा। उसकी जगह मेरी शादी उस राजकुमारी से हो जाएगी। बस मुझे उस मौके के लिए ठीक से कपड़े बनवा दीजिए और तैयार कर दीजिएगा। कुम्हार ने उसको बढ़िया से कपड़े बनवा दिए और कुछ गहने बनवा दिए और शादी के लिए महल भेज दिया। रात को उसे राजकुमारी के कमरे में भेज दिया गया। उसने सोचा, ये तो बड़ी ही भयानक घड़ी है। क्या मैं भी दूसरे नौजवानों की तरह मारा जाऊंगा? उसने अपनी तलवार कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ ली और इस इरादे से अपने बिस्तर पर लेट गया कि आज की रात वो सोएगा नहीं और देखेगा कि क्या होता है। वो चारों तरफ देखता रहा। बीच रात में उसने देखा कि राजकुमारी के नथुनों से दो सांप निकले और उसकी तरफ उसको मारने के लिए बढ़ने लगे। शायद उन सांपों ने ही पहले के नौजवानों को मारा होगा, लेकिन ये राजकुमार तो तैयार था। उसने अपनी तलवार कस के पकड़ ली थी। जैसे ही वो उसके बिस्तर पर आए, उसने अपनी तलवार से उन दोनों को काट दिया। सुबह को राजा उसकी खोज खबर लेने के लिए आया, तो ये देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ये नौजवान तो अभी जिंदा था और उसकी बेटी से बातचीत कर रहा था। उसने सोचा, ये जरूर ही मेरी बेटी का पति होगा, क्योंकि वही उसके साथ रह सकता है। राजा कमरे में घुसा और उसने पूछा, तुम कहां से आए हो और तुम कौन हो? इस पर राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं फला फला देश के राजा का बेटा हूं। जब राजा ने यह सुना तो वो बहुत खुश हुआ और उसको अपने महल में रख लिया। राजकुमार राजा के पास 1 साल से ज्यादा रहा। फिर उसने अपने देश जाने की इजाजत मांगी, जो राजा ने उसको तुरंत दे दी। राजा ने उसको उसके पिता के लिए भेंट स्वरूप हाथी, घोड़े, जवाहरात और बहुत सारे पैसे देकर उसे विदा किया। राजकुमार चल दिया। रास्ते में वह अपने बहनोई के देश से होकर गुजरा, तो उसके देश में आने की खबर राजा को लगी। तो वो हाथ जोड़कर राजकुमार के सामने आया। उसने बहुत ही विनम्रता से उसको अपने महल में ठहरने के लिए कहा और जो कुछ भी खातिरदारी वह उसकी कर सकता था, उसको स्वीकार करने के लिए कहा। जब वह महल में ठहरा हुआ था, तो उसने अपनी बहन को देखा, तो उसने उसको मुस्कुराते हुए नमस्ते की और उसने उसको बताया कि जब वो पहले वहां आया था, तो उसने और उसके पति ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था, फिर कैसे वो वहां से बचकर भाग निकला था। उसने अपनी बहन को 2 हाथी, 2 शानदार घोड़े, 15 सिपाही और 10 लाख के हीरे जवाहरात दिए। वहां से निकलकर वो अपने पुराने दोस्त के घर गया, जिसने उसके साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव किया था। उसने अपने दोस्त के घर के कुछ ही दूरी पर अपना कैंप लगाया और अपने दोस्त को अपने पास बुलाया, लेकिन उसका दोस्त उससे मिलने जाए ही नहीं। जब उससे पूछा गया कि वो उससे मिलने क्यों नहीं जा रहा है, तो वो बोला, क्योंकि अब उसको मेरी सहायता की जरूरत नहीं है। ये सुनकर राजकुमार खुद उससे मिलने के लिए उसके महल पहुंचा और उसको अपनी जरूरत के समय सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया।
इसके बाद वो अपने घर गया और अपने माता पिता को अपने आने की खबर दी। लेकिन अफसोस कि अपने बेटे को बाहर निकाल देने के बाद वो उसकी जुदाई में रोते रोते अंधे हो गए थे। राजा बोला, उसको अंदर ले आओ। जब वो अपना हाथ हमारी आंखों पर रख देगा तो हम फिर से देखने लगेंगे। राजकुमार अंदर आया तो बूढ़े माता पिता ने उसका बड़े प्यार से स्वागत किया। उसने अपने दोनों हाथ अपने माता पिता की अंधी आंखों पर रखे तो उनको फिर से दिखाई देने लगा। इसके बाद राजकुमार ने राजा को अपनी सारी कहानी सुनाई और बताया कि किस प्रकार वो उस ब्राह्मणी की सलाह मानकर कितनी बार बचा है। राजा ने उसको बाहर निकाल देने पर अपना दुख प्रकट किया और फिर सब खुशी खुशी शांति से रहने लगे। मित्रों, आज की ये कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो मिलते हैं किसी और कहानी के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।